एक नेवी अफसर के पीठ पीछे ऐसी साजिश रच दी जाती है जिसमें उसकी जान चली जाती है और उसका घर परिवार सब तबाह हो जाता है। पति के मर्चेंट नेवी में होने के नाते उसकी पत्नी को इतनी बड़ी साजिश करने का मौका मिलता है, क्योंकि मर्चेंट नेवी की नौकरी में 6-6 महीने तक बाहर रह जाना पड़ता है। जब वह छुट्टी पर घर आता है तो उसकी पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर सोते समय उसका धारदार हथियार से गला रेत देती है और शव के 15 टुकड़े कर देती है। शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों एक सूटकेस खरीदते हैं और लाश के सारे टुकड़ों को उसमें भरने की कोशिश करते हैं। जब सारे टुकड़े सूटकेस में नहीं समा पाते, तब साजिश की इंतहा और सनक की एक और मिसाल सामने आती है। दोनों बाजार जाकर प्लास्टिक का एक ड्रम खरीदते हैं जिसमें सारे टुकड़े डाल सीमेंट और रेत भरकर लाश को जमा देते हैं। रेत और सीमेंट में दफन होने की वजह से न तो लाश से कोई दुर्गंध आती है और न ही किसी को शक होता है। शादीशुदा होने के बावजूद वही औरत मानवता को शर्मसार करती हुई निर्लज्जता के साथ अपने प्रेमी से भी मांग भरवाती है और एक अन्य शहर में जाकर खूब रंगरेलियां मनाती है। उस निर्लज्ज को अपनी 5 वर्षीय बेटी का भी ख्याल नहीं आया कि जब मैं पकड़ी जाऊंगी तो इस नन्ही सी जान का क्या होगा और इसका भविष्य कैसा होगा। नमस्कार, साहित्य पथ के इस स्पेशल अंक में आपका स्वागत है। समाज में चल रही घटनाओं के बारे में अपने दर्शकों को चेता देना भी हमारा एक उद्देश्य है। आइए अब इस साजिश भरी दास्तान का पूरा विवरण खंगालते हैं। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हाल ही में घटित मर्चेंट नेवी अफसर सौरभ राजपूत हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हत्याकांड में मुख्य आरोपी सौरभ की ही पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला है। इस मामले ने क्रूरता की हदें पार कर दी और भारतीय समाज में रिश्तों की जटिलताओं को भी उजागर किया है। सौरभ राजपूत मुस्कान रस्तोगी और अपनी 5 वर्षीय बेटी पीहू के साथ मेरठ के टीपी नगर इलाके में रहते थे। वे अपने माता पिता के इकलौते बेटे थे और हाल ही में लंदन से लौटे थे। सौरभ राजपूत अपने परिवार से बहुत प्यार करते थे और बड़े बड़े सपने देखा करते थे। स्वभाव से सौरभ काफ़ी मिलनसार थे और आसपास के इलाके में अपने लोगों के बीच सम्मानपूर्वक रहते थे। सौरभ की तरफ से उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुखमय चल रही होती है, लेकिन सौरभ को पता नहीं होता और उनकी पत्नी की दोस्ती किसी दूसरे के साथ भी हो जाती है। उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी का साहिल शुक्ला नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध पनपने लगता है। साहिल शुक्ला मेरठ के एक कोचिंग संस्थान में काम करता था। सौरभ जब अपनी ड्यूटी पर होते थे तो मुस्कान और साहिल को भरपूर मौका मिलता था और मुस्कान का जब दूसरे मर्द के साथ प्यार परवान चढ़ने लगा तो दोनों ने सौरभ के खिलाफ साजिश करना शुरू कर दिया। हत्या के पहले मुस्कान और साहिल मिलकर उसकी विस्तृत योजना बनाते हैं। दोनों तय करते हैं कि यदि हम दोनों को साथ रहना है तो हमें सौरभ को रास्ते से हटाना ही होगा और कोई चारा नहीं है। मुस्कान और साहिल ने तय किया कि वे दोनों सौरभ को
नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर देंगे और उसके बाद उसे धारदार हथियार से काट डालेंगे। सौरभ को काट डालने के लिए दोनों ने 800 रुपये में बाजार से एक धारदार चाकू और रेजर खरीदा। शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने एक बड़ा सूटकेस भी खरीदा ताकि उसमें शव के टुकड़े भरकर किसी निर्जन स्थान पर फेंक दिया जाए। हत्या के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों ने तय किया कि सौरभ के मोबाइल से उसके परिवार के लोगों को संदेश भेजते रहेंगे ताकि उन्हें लगे कि सौरभ जिंदा है। 29 वर्षीय सौरभ 24 फरवरी 2025 को अपने घर आए थे। सौरभ काफ़ी खुश थे क्योंकि 26 फरवरी को उनकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और 28 फरवरी को उनकी 5 वर्षीय बेटी का भी जन्मदिन था। 26 और 28 फरवरी को काफ़ी खुशी खुशी दोनों का जन्मदिन मनाया गया, लेकिन सौरभ को क्या पता था कि एक दिन इसी केक की तरह वह भी अपनी पत्नी के ही हाथों 15 टुकड़े कर दिए जाएंगे। 3 मार्च 2025 की रात को मुस्कान सौरभ के खाने में नशीला पदार्थ मिला देती है। जब सौरभ पूरी तरह से बेहोश हो जाता है तो मुस्कान तेज धार वाले रेजर से उसके गर्दन पर वार कर देती है। इस दौरान साहिल शुक्ला भी वहां मौजूद रहता है। जब सौरभ छटपटाने लगता है तो साहिल बाजार से खरीदे गए चाकू से उसकी गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और फिर दोनों मिलकर लाश के 15 टुकड़े उतने ही ठंडे दिमाग से करते हैं जितनी आसानी से हम लोग अपने जन्मदिन पर केक के टुकड़े कर देते हैं। शव के टुकड़े करने के बाद दोनों ने पहले लाश को सूटकेस में भरने की कोशिश की और जब काफ़ी कोशिश के बाद सूटकेस बंद नहीं हो पाया और सूटकेस से काफ़ी खून बहने लगा तो दोनों ने ठंडे दिमाग से ही दूसरा प्लान बना लिया। उन्होंने बाजार से एक प्लास्टिक का ड्रम खरीदा और लाश को उस ड्रम में भर दिया। ऊपर से ड्रम में उन्होंने रेत और सीमेंट का घोल बनाकर ड्रम को भर दिया। लाश जब रेत और सीमेंट में दफन हो गई तो बदबू आने का भी कोई चांस नहीं था जिससे लोगों को पता चलता। सीमेंट से पैक हो जाने की वजह से किसी तरह के जीव जंतु के प्रवेश करने का भी कोई मौका नहीं था। हत्या की पूरी वारदात के दौरान 5 वर्षीय पीहू को उसी घर के एक कमरे में बंद कर दिया गया था। अगर पति को मौत के घाट उतारा जा सकता है तो छोटी सी बच्ची को भी बेहोश कर देना भी दोनों के लिए आसान काम ही था। हत्या के बाद मुस्कान और साहिल के सामान्य व्यवहार की वजह से किसी को उन पर शक नहीं होता है। किसी को शक ना हो इसके लिए दोनों सौरभ सिंह राजपूत के घर और दोस्तों को बराबर सामान्य तौर पर संदेश भेजते रहे। हत्या के बाद 4 मार्च के दिन मुस्कान अपनी बेटी को अपने पिता के घर छोड़कर साहिल शुक्ला के साथ हिमाचल प्रदेश के कसोल चली जाती है। पहले पति का सिंदूर धोकर मुस्कान कसोल के ही एक मंदिर में साहिल शुक्ला के साथ शादी रचा लेती है। साहिल और मुस्कान दोनों ही नशाखोरी के शिकार थे। दोनों कसोल में लगातार नशे में डूबे रहते थे। मुस्कान पूरा प्लान बना लेती है और अपने मायके और ससुराल दोनों जगह बता देती है कि उसका पति सौरभ विदेश चला गया है। सौरभ के परिवार वालों की जब सौरभ से कई दिनों तक बात नहीं होती है तो उन्हें शंका होती है और तब वे सौरभ के गायब होने की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज कराते हैं। पुलिस जब सौरभ के घर की तलाशी लेती है तो उन्हें वहां खून के धब्बे और अन्य संदिग्ध वस्तु जैसे खून से सना सूटकेस,
तकिया और चादर मिलते हैं। सौरभ के घर से वह ड्रम, हत्या में प्रयोग किया गया चाकू और रेजर भी मिलता है। सुरक्षा कैमरे में जब देखा जाता है तो उसमें मुस्कान और साहिल की संदिग्ध हरकतें भी दिखाई देती हैं। पुलिस जब दोनों को अरेस्ट कर पूछताछ करती है तो दोनों ही पहले आनाकानी करते हैं, लेकिन जब पुलिस साक्ष्य और सबूत लाकर रख देती है तो दोनों को अपना अपराध स्वीकार करना पड़ जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सौरभ के शरीर पर कई घाव थे, जिनमें से 3 घाव उसके दिल के पास थे। फिलहाल दोनों को पुलिस ने जेल भेज दिया है। दोनों ने ही हत्या की बात पुलिस के सामने कबूल कर ली है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B और 201 के तहत मुकदमा दर्ज कर लेती है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सभी सबूतों को पेश कर दिया है। यह हत्याकांड समाज की कई कुरीतियों पर सवाल खड़े करता है। पति अगर काम पर दूर जाता है तो साथ में पत्नी भी जाए, ताकि उसे किसी और से नज़दीकी बनाने का अवसर ही न मिल पाए। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि यह परिवार एक एकाकी परिवार था। न इस घर में सास ससुर रहते थे और न ही मुस्कान के माँ बाप साथ में रहते थे। यदि वे रिश्तेदार जो हमारी जड़ से जुड़े होते हैं वे पास हों तो हमें बिगड़ने का मौका कम मिलता है। यह एक हत्याकांड ही नहीं, एक नशा कांड भी है। इसमें दोनों ही आरोपी नशाखोर होते हैं। नशे की आगोश में जो व्यक्ति आ जाता है वह कुछ भी कर सकता है। वह शरीफ भी रह सकता है, जिसके कम चांसेज होते हैं, और ज़्यादातर मामलों में बदमाश हो ही जाता है। यह घटना समाज को एक चेतावनी देती है कि यदि किसी के साथ रिश्ते बिगड़ रहे हों तो सावधान हो जाइए। क्या पता उसके मन में क्या चल रहा है। यदि किसी के साथ रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हों तो रास्ते तुरंत अलग कर लेने चाहिए और इन रिश्तों को ढोना छोड़ देना चाहिए। कानून के हाथ लंबे होते हैं, यह सब जानते हैं, लेकिन तब भी आपराधिक घटनाएं थमती नहीं, हो ही जाती हैं। इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार नहीं हो सकती। इसके लिए जिम्मेदार हैं तो हमारे संस्कार। व्यक्ति पढ़ा लिखा भले न हो और उसे संस्कार दे दिए जाएं तो शायद इस तरह की घटनाएं रुक सकती हैं।